सबसे खास बात यह है कि इसे सिर्फ कचरा निकालने वाली प्रणाली समझना एक बहुत बड़ी भूल होगी। स्रोतों में और इस पूरे पीडीएफ में इस बात पर गहरा जोर दिया गया है कि ये असल में शरीर के आंतरिक संतुलन को बनाए रखने का मास्टरमाइंड है। इस संतुलन को विज्ञान की भाषा में होम्योस्टेसिस कहा जाता है। कल्पना कीजिए कि शरीर एक विशाल समुद्र की तरह है, जिसमें पानी, नमक और अनगिनत रसायनों का एक बहुत ही सटीक और नाजुक स्तर होना जरूरी है। अगर ये संतुलन जरा सा भी बिगड़ा तो शरीर की पूरी कार्यप्रणाली ठप पड़ सकती है। ये उत्सर्जन तंत्र ही है जो हर सेकंड खून को छानकर ये तय करता है कि क्या अंदर रखना है और क्या बाहर फेंकना है। हाँ, चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि जब हम पीडीएफ के पहले पन्ने को पढ़ते हैं, जहां पूरी दुनिया के जीवों पर नजर डाली गई है, तो पता चलता है कि प्रकृति ने अलग अलग माहौल के हिसाब से कचरा निकालने के अलग अलग तरीके विकसित किए हैं। स्रोतों के अनुसार प्राणी जगत में मुख्य रूप से 3 तरह के उत्सर्जन के तरीके अपनाए जाते हैं। पहला है अमोनियोत्सर्ग या अमोनोटेलिज्म, जहां अपशिष्ट के रूप में अमोनिया निकाला जाता है। दूसरा है यूरियोटेलिक, जहां यूरिया निकाला जाता है। और तीसरा है यूरिकोटेलिक, जिसमें शरीर यूरिक अम्ल बाहर निकालता है। देखिए, इन 3 अलग अलग तरीकों के पीछे की वजह बहुत ही तार्किक और दिलचस्प है। ये पूरा खेल इस बात पर निर्भर करता है कि अपशिष्ट कितना विषैला है और उस जीव के पास पीने के लिए कितना पानी उपलब्ध है। जैसे अमोनिया सबसे खतरनाक और विषैला रसायन होता है। इसे शरीर में बिल्कुल भी इकट्ठा नहीं होने दिया जा सकता। इसे तुरंत बाहर निकालने के लिए शरीर को बहुत बड़ी मात्रा में पानी की जरूरत होती है। यही वजह है कि ये तरीका केवल उन जीवों में देखने को मिलता है जो पानी के अंदर रहते हैं, जैसे अस्थिल मछलियां, उभयचर और जलीय कीट। इनके पास पानी की कोई कमी नहीं होती, इसलिए ये अपने शरीर की सतह या गिल्स के जरिए सीधे अमोनिया को पानी में विसरित कर देते हैं। ये पढ़ते हुए मुझे ये ख्याल आया कि अगर हम इंसान भी अमोनिया निकालते तो शायद हमें हर दिन एक छोटे स्विमिंग पूल जितना पानी पीना पड़ता। लेकिन खुशकिस्मती से हम दूसरे समूह में आते हैं, यानी यूरियोटेलिक। एकदम सही कहा। ये विकासवाद की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। जो जीव जमीन पर आ गए, उनके लिए हर समय इतना पानी खोजना और उसे अपशिष्ट के साथ बाहर बहा देना संभव नहीं था। इसलिए स्तनधारियों और यहां तक कि समुद्री मछलियों ने एक नया तरीका अपनाया। इन जीवों के शरीर में मौजूद यकृत यानी लिवर एक रासायनिक फैक्ट्री की तरह काम करता है। ये बेहद जहरीले अमोनिया को पकड़ता है और उसे कम जहरीले यूरिया में बदल देता है। ये यूरिया फिर खून के जरिए हमारी किडनी तक पहुंचता है, जहां से इसे छानकर सुरक्षित रूप से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रक्रिया में बहुत पानी बच जाता है। और फिर उन जीवों की बात आती है जिनके लिए पानी की एक एक बूंद कीमती है, जैसे हवा में उड़ने वाले पक्षी, रेगिस्तान में रेंगने वाले सरीसृप या छोटे कीड़े मकोड़े। नोट्स में साफ लिखा है कि ये यूरिकोटेलिक होते हैं। यूरिक अम्ल सबसे कम विषैला होता है। इसे शरीर से बाहर निकालने के लिए पानी की लगभग न के बराबर जरूरत होती है। यही कारण है कि पक्षी या छिपकलियां इसे तरल रूप में नहीं, बल्कि एक सफेद पेस्ट या छोटी गोली के रूप में निकालते हैं। इस तरह उनका शरीर पानी की हर एक बूंद को सहेज कर रख पाता है। बिल्कुल। और प्रकृति ने न केवल रसायनों के प्रकार में विविधता दी है, बल्कि इन रसायनों को बाहर निकालने वाले अंगों को भी एक से बढ़कर एक रूप दिया है। अगर हम पीडीएफ की अगली पंक्तियों पर ध्यान दें, सूक्ष्म जीवों से शुरू करें, तो प्लेनीरिया और रोटेफर जैसे जीवों में एक बेहद बुनियादी लेकिन कारगर संरचना होती है, जिसे आदिवृक्तक या ज्वाला कोशिकाएं कहते हैं। अंग्रेजी में इन्हें फ्लेम सेल्स कहा जाता है। कुछ एनेलिड और एम्फिऑक्सिस में भी यही कोशिकाएं मिलती हैं। दिलचस्प बात यह है कि इनका मुख्य काम सिर्फ कचरा निकालना नहीं है, बल्कि शरीर के अंदर द्रव और आयनों की मात्रा को नियंत्रित करना है, जिसे ऑस्मोरेगुलेशन कहते हैं। हाँ, और विकास के क्रम में थोड़ा और आगे बढ़ें तो केंचुए जैसे जीवों का जिक्र आता है, जिनमें वृक्कक या नेफ्रिडिया पाए जाते हैं। फिर अगर हम तिलचट्टे या कॉकरोच जैसे कीटों को देखें तो उनके अंदर मैल्पिघी नलिकाएं मौजूद होती हैं। इसके अलावा झींगा जैसे जलीय जीवों में श्रृंगिक या हरित ग्रंथियां होती हैं, जो यही काम करती हैं, जिन्हें ग्रीन ग्लैंड्स भी कहते हैं। और इस पूरी विकास यात्रा के शिखर पर आते हैं कशेरुकी की जीव, यानी हम इंसान और अन्य वर्टिब्रेट्स, जिनके पास एक बेहद जटिल और विकसित अंग है, वृक्क यानी किडनी। मानव किडनी की संरचना अपने आप में किसी इंजीनियरिंग चमत्कार से कम नहीं है। ये केवल एक स्पंज जैसा अंग नहीं है, बल्कि इसके अंदर लाखों छोटे छोटे फिल्टर्स लगातार काम कर रहे हैं।
अगर हम इसे व्यापक नजरिए से देखें तो ये एक बहुत ही सुव्यवस्थित प्रणाली है। जब मैंने स्रोतों में मानव किडनी के आंकड़े देखे तो मैं सच में हैरान रह गई। नोट्स में स्पष्ट रूप से लिखा है कि इसकी स्थिति अंतिम वक्षीय और तीसरी कटीरुक कशेरुका के बीच होती है। जरा सोचिए, एक ऐसा अंग जो सेम के बीच जैसा दिखता है, जिसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 से 7 सेंटीमीटर और मोटाई सिर्फ 2 से 3 सेंटीमीटर है, और इसका वजन एक सेब से भी कम है, महज 120 से 170 ग्राम के बीच। ये छोटा सा अंग शरीर की पूरी सफाई का जिम्मा उठाता है। हाँ, और अगर हम इस छोटे से अंग के अंदरूनी हिस्से की बनावट को एक हाईटेक फैक्ट्री के लेआउट की तरह समझें तो तस्वीर बहुत साफ हो जाती है। किडनी के बीचों बीच एक छोटा सा गड्ढा या खांच होती है जिसे हाइलम कहते हैं। यह हाइलम इस फैक्ट्री का मुख्य दरवाजा है, जहां से खून की नलियां, तंत्रिकाएं और मूत्रवाहिनियां अंदर और बाहर आती जाती हैं। इस दरवाजे के ठीक अंदर एक चौड़ा कीप के आकार का हिस्सा होता है जिसे वृक्कीय श्रोणी या रीनल पेल्विस कहते हैं। इस पेल्विस के किनारों से प्याले जैसी संरचनाएं निकलती हैं जिन्हें चषक या कैलिक्स कहा जाता है। या पीडीएफ में एक चित्र भी दिया गया है। अगर हम इस चित्र को देखें, यहाँ चित्र में दिखाया गया है वृक्क की लंबवत काट। तो ये पूरी फैक्ट्री 2 मुख्य जोन में बटी हुई साफ दिखाई देती है। बाहर का एक पतला हिस्सा होता है जिसे वल्कुट या कॉर्टेक्स कहते हैं, और अंदर का गहरा हिस्सा मध्यांश या मेड्यूला कहलाता है। जी, इस चित्र में आप देख सकते हैं कि अंदर का मध्यांश कोई खाली कमरा नहीं है। ये छोटे छोटे शंक्वाकार पिरामिडों में बटा होता है जिन्हें मध्यांश पिरामिड कहते हैं। और मजेदार बात यह है कि बाहर का हिस्सा यानी वल्कुट इन पिरामिडों के बीच बीच में धंसा रहता है। चित्र में इन धसे हुए हिस्सों को स्पष्ट रूप से बर्टिनी स्तंभ या कॉलम्स ऑफ बर्टिनी के रूप में लेबल किया गया है। ये पूरी वास्तुशिल्प व्यवस्था इसलिए है ताकि खून बिना किसी रुकावट के गहराई तक जा सके और छन्ने के बाद वापस आ सके। अब यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि इस पूरी फैक्ट्री के अंदर जो असली मशीनें काम कर रही हैं वे है वृकाणु या नेफ्रॉन। पीडीएफ के अनुसार ये किडनी की असली क्रियात्मक इकाइयां हैं और हर एक किडनी में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। जब मैं इनके बारे में पढ़ रही थी तो इनकी संरचना मुझे किसी अम्यूजमेंट पार्क के रोलर कोस्टर जैसी लगी। इसके 2 मुख्य भाग होते हैं। पहला हिस्सा खून की नलियों का एक गुच्छा होता है जिसे केशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस कहते हैं। बिल्कुल, यहाँ खून अभिवाही धमनिका नाम की नली से अंदर आता है और छन्ने के बाद अपवाही धमनिका से बाहर निकल जाता है, और इस खून के गुच्छे को एक दोहरी परत वाला प्याला चारों तरफ से घेरे रहता है जिसे बोमन संपुट कहते हैं। जब हम इस खून के गुच्छे और बोमन संपुट को एक साथ मिला देते हैं तो इस पूरी संयुक्त इकाई को मैल्पिघी काय या रीनल कॉप्सिल कहा जाता है। यही वो जगह है जहां से कचरे को खून से अलग करने की पहली प्रक्रिया शुरू होती है। इस प्याले के बाद नेफ्रॉन की एक लंबी घुमावदार नली शुरू होती है। इसका रास्ता बहुत ही विशिष्ट है। सबसे पहले एक बहुत ही कुंडलित हिस्सा आता है जिसे समीपस्थ संविलित नलिका या पीसीटी कहते हैं। फिर अचानक ये नली नीचे की तरफ जाती है और एक हेयरपिन जैसा आकार बनाती है। इसे हेंडले लूप कहा जाता है, जिसमें नीचे जाने वाली अवरोही और ऊपर आने वाली आरोही भुजा होती है। इसके बाद एक और कुंडलित हिस्सा आता है जिसे दूरस्थ संविलित नलिका या डीसीटी कहते हैं, और अंत में ऐसी कई नलियां एक बड़ी और सीधी संग्रहण नलिका में जाकर जुड़ जाती हैं। यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो ये है कि इस गहराई के आधार पर नेफ्रॉन भी 2 तरह के होते हैं। पहले वे जो बाहर की तरफ होते हैं, इन्हें वल्कुटीय नेफ्रॉन या कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहते हैं। हमारी किडनी में 70 से 80% नेफ्रॉन यही होते हैं। इनका हेनले लूप बहुत छोटा होता है और ये अंदर मध्यांश में ज्यादा गहराई तक नहीं जाता। दूसरी तरफ सानिध्य मध्यांश नेफ्रॉन या जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन होते हैं। इनका हेनले लूप बहुत लंबा होता है और मध्यांश की गहराई तक गोता लगाता है। इनके चारों ओर खून की नलियों का एक खास जाल होता है जिसे वासा रेक्टा कहते हैं, और ये वासा रेक्टा मूत्र को सांद्र बनाने में बहुत अहम भूमिका निभाता है। पानी बचाने की इस बात पर एक आंकड़ा मुझे सच में अवाक कर गया। हमारे स्रोत बताते हैं कि हमारी दोनों किडनियां मिलकर हर मिनट लगभग 1100 से 1200 मिलीलीटर खून छानती हैं। अगर हम गुच्छीय निस्यंदन दर या जीएफआर की बात करें तो ये 125 मिलीलीटर प्रति मिनट है। पूरे दिन में ये मात्रा 180 लीटर हो जाती है।
जरा सोचिए, 180 लीटर तरल पदार्थ रोजाना छाना जा रहा है। और यहीं पर प्रकृति का सबसे बड़ा जादू देखने को मिलता है। भले ही हर दिन 180 लीटर तरल पदार्थ बोमन संपुट में छनकर आ जाता है, लेकिन शरीर से बाहर केवल 1 से 1.5 लीटर मूत्र ही निकलता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि इस 180 लीटर में से 99% तरल पदार्थ को शरीर वापस सोख लेता है। ये पूरी प्रक्रिया मुख्य रूप से 3 चरणों में काम करती है। हाँ, नोट्स में इसका पहला चरण गुच्छीय निस्यंदन या फिल्ट्रेशन बताया गया है। इस चरण में बोमन संपुट एक बहुत ही बारीक छलनी की तरह काम करता है। इसमें 3 परतें होती हैं। खून की नली की अंदरूनी परत, जिसे एंडोथीलियम कहते हैं, बीच की आधार झिल्ली या बेसमेंट मेम्ब्रेन, और बोमन संपुट की अपनी परत, जिसमें पोडोसाइट्स नाम की खास कोशिकाएं होती हैं। इन कोशिकाओं के बीच बेहद छोटे छोटे छेद होते हैं, जिन्हें स्लिट पोर कहते हैं। ये छनाई इतनी बारीक होती है कि इसे परानिस्यंदन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहा जाता है। खून के बड़े प्रोटीन को छोड़कर लगभग सब कुछ छनकर इस प्याले में आ जाता है। इसके बाद शुरू होता है दूसरा और सबसे लंबा चरण, पुनः अवशोषण या रीअब्जॉर्प्शन। यहीं पर वो 99% तरल वापस शरीर में खींचा जाता है। शरीर बहुत ही समझदारी से तय करता है कि क्या वापस लेना है। जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल और सोडियम आयन शरीर के लिए बहुत जरूरी हैं, इसलिए शरीर ऊर्जा खर्च करके सक्रिय रूप से इन्हें वापस सोख लेता है। वहीं जल और कुछ अन्य पदार्थ बिना किसी विशेष ऊर्जा के निष्क्रिय रूप से वापस अवशोषित हो जाते हैं। और तीसरा चरण है स्रवण या सिक्रीशन। ऐसा नहीं है कि जो छन गया बस वही बाहर जाएगा। नली के आसपास का खून आयनों और अम्ल क्षार का संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ रसायनों को वापस इस नली में धकेल देता है, जैसे हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन और अमोनिया। अब अगर हम इस बात पर गहराई से विचार करें कि ये 99% पानी वापस शरीर में कैसे आता है, तो हमें नेफ्रॉन की अलग अलग नलियों के काम को समझना होगा। पीसीटी की बात करें तो इसके अंदर की सतह पर बालों जैसे छोटे छोटे उभार होते हैं, जिन्हें ब्रश बॉर्डर कहते हैं। ये सतह के क्षेत्रफल को इतना बढ़ा देता है कि 70 से 80% जरूरी इलेक्ट्रोलाइट्स और पानी यहीं पर वापस सोख लिए जाते हैं। ये तो समझ आता है, लेकिन स्रोतों में एक प्रक्रिया का जिक्र है जिसने मुझे थोड़ा सोचने पर मजबूर किया, और वो है मूत्र को सांद्र करना। शरीर ये कैसे तय करता है कि कचरे में से पानी की आखिरी बूंद तक निचोड़ ली जाए? यहाँ प्रतिधारा क्रियाविधि या काउंटर करंट मैकेनिज्म के बारे में बहुत विस्तार से दिया गया है। जी, यहाँ नमक और यूरिया का एक बहुत ही शानदार खेल चलता है। इसे समझने के लिए एक कारखाने की 2 ऐसी कन्वेयर बेल्ट की कल्पना कीजिए जो एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही हों। यहाँ हेनले लूप और उसके चारों ओर लिपटी वाजा रेक्टा विपरीत दिशाओं में काम करते हैं। हेनले लूप के नियम बहुत स्पष्ट हैं। इसकी नीचे जाने वाली नली यानी अवरोही भुजा पानी को बाहर जाने देती है, लेकिन लवण या नमक के लिए अपारगम्य है। इससे अंदर का तरल गाढ़ा हो जाता है। और जब ये गाढ़ा तरल ऊपर जाने वाली नली यानी आरोही भुजा में पहुंचता है, तो नियम एकदम पलट जाते हैं। ऊपर जाने वाली नली पानी को बाहर नहीं जाने देती, लेकिन लवण को बाहर धकेल देती है। सही पकड़े हैं। और ये जो नमक बाहर निकलता है वो आसपास के ऊतकों में यानी मध्यांश में इकट्ठा हो जाता है। दूसरी तरफ से थोड़ी मात्रा में यूरिया भी संग्रह नलिका से निकलकर इस हिस्से में आ जाता है। इन दोनों के मिलने से बाहर के ऊतकों का गाढ़ापन या परासरण प्रवणता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जहां ऊपर वलकुट में ये स्तर 300 मिली ऑस्मोल प्रति लीटर होता है, वहीं गहराई में जाते जाते ये 1200 मिली ऑस्मोल प्रति लीटर तक पहुंच जाता है। इसी गाढ़ेपन के कारण जब मूत्र आखिरी संग्रह नलिका से गुजरता है तो बाहर का नमक पानी को बड़ी तेजी से बाहर खींच लेता है। इस तरह मूत्र बेहद सांद्र हो जाता है। बीच में डीसीटी भी होता है, जहां सोडियम और पानी का शर्तीय अवशोषण होता है, जो शरीर की जरूरत पर निर्भर करता है। तो आखिर इस सब का क्या मतलब है? ये तो शरीर के अंदर चल रहा एक बेहतरीन वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट है, लेकिन मुझे ये सोचकर हैरानी होती है कि हमारे दिमाग या शरीर को कैसे पता चलता है कि कब पानी बचाना है और कब निकालना है। पीडीएफ के अगले भाग में वृक्क क्रियाओं का नियमन समझाया गया है। इसके लिए शरीर में हार्मोन्स का एक पूरा कंट्रोल रूम बना हुआ है। जब शरीर में पानी की कमी होती है
तो दिमाग के हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है ADH या वैसोप्रेसिन। ये हार्मोन सीधे किडनी की आखिरी नलियों पर असर करता है और जल का पुनः अवशोषण बढ़ाता है। इससे मूत्र गाढ़ा हो जाता है और शरीर में पानी की कमी दूर हो जाती है। इसे डायूरेसिस को रोकना कहते हैं। स्रोतों में एक और बहुत ही जटिल सिस्टम का जिक्र है जिसे JJ रास तंत्र कहते हैं। JJ यानी जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस। जब शरीर का ब्लड प्रेशर या GFR अचानक गिर जाता है तो किडनी के JJ कोशिकाएं सक्रिय होकर रेनिन नाम का रसायन छोड़ती हैं। ये रेनिन एक बहुत बड़ी चेन रिएक्शन शुरू करता है। ये खून में मौजूद एंजियोटेंसिनोजिन को पहले एंजियोटेंसिन 1 और फिर एंजियोटेंसिन 2 में बदल देता है। एंजियोटेंसिन 2 एक बहुत ही शक्तिशाली रसायन है जो खून की नलियों को सिकोड़ देता है, जिससे ब्लड प्रेशर तुरंत बढ़ जाता है। इसके अलावा ये एड्रीनल ग्रंथि से एल्डोस्टेरोन नाम के हार्मोन को भी जगाता है जो नलियों से सोडियम और पानी को और तेजी से वापस खींचने लगता है। लेकिन अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो क्या होगा? इसके लिए भी एक सिस्टम है। जब हृदय को लगता है कि ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया है तो हृदय के आलिंद से एक हार्मोन निकलता है जिसे ANF या एट्रियल नेट्रियोरेटिक फैक्टर कहते हैं। ये हार्मोन खून की नलियों को फैला देता है जिससे ब्लड प्रेशर वापस नॉर्मल हो जाता है। ये मूल रूप से उस रास सिस्टम के बिल्कुल विपरीत काम करता है। बिल्कुल। इन सब हार्मोन्स के सटीक तालमेल के बाद जो मूत्र तैयार होता है वो मूत्राशय में इकट्ठा होने लगता है। अब आती है मूत्रण या मिक्चुरेशन की प्रक्रिया। जब मूत्राशय भर जाता है तो इसकी दीवारों में खिंचाव पैदा होता है। ये खिंचाव हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी CNS को एक संकेत भेजता है। इसके जवाब में दिमाग मूत्राशय की चिकनी पेशियों को संकुचित होने का आदेश देता है और मूत्र मार्ग के अवरोधिनी या स्फिंक्टर को शिथिल कर देता है, जिससे मूत्र शरीर से बाहर निकल जाता है। नोट्स में मूत्र की विशेषताओं के बारे में भी बहुत सटीक जानकारी दी गई है। एक स्वस्थ वयस्क रोजाना लगभग 1 से 1.5 लीटर मूत्र निकालता है। ये हल्के पीले रंग का और हल्का अम्लीय होता है, जिसका pH करीब 6.0 होता है। इस प्रक्रिया के जरिए हर दिन लगभग 25 से 30 ग्राम यूरिया शरीर से बाहर कर दिया जाता है। हाँ, लेकिन उत्सर्जन की इस कहानी में सारा श्रेय सिर्फ किडनी को नहीं दिया जा सकता। PDF के अगले पन्ने पर इस बात पर खास ध्यान खींचा गया है कि हमारे शरीर के दूसरे अंग भी इस सफाई अभियान में दिन रात लगे हुए हैं। उदाहरण के लिए हमारे फेफड़े हर मिनट लगभग 200 मिलीलीटर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को शरीर से बाहर धकेलते हैं और साथ में पानी की भाप भी निकालते हैं। यकृत यानी लिवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो बिलिरुबिन और बिलीवर्डिन जैसे पित्त वर्ण को, फालतू कोलेस्ट्रॉल और बेकार हो चुकी स्टीरॉयड हार्मोन्स और विटामिन को मल के जरिए बाहर निकालता है। और त्वचा को भी हम कैसे भूल सकते हैं। हमारी त्वचा में मौजूद पसीने की ग्रंथियां न सिर्फ शरीर को ठंडा रखती हैं बल्कि पसीने के जरिए नमक, थोड़ा सा यूरिया और लैक्टिक अम्ल भी बाहर निकालती हैं। इसके अलावा त्वचा में सीबम या तैल ग्रंथियां भी होती हैं जो स्टीरॉल, हाइड्रोकार्बन और वैक्स जैसी चीजों को बाहर निकालकर त्वचा को सुरक्षित और चिकना रखती हैं। ये सब इतना व्यवस्थित लगता है, लेकिन कभी-कभी इस सिस्टम में भी खराबी आ सकती है। स्रोतों के अंत में कुछ बहुत ही गंभीर विकृतियों का जिक्र किया गया है, जैसे यूरीमिया, एक ऐसी स्थिति जहां किडनी काम करना कम कर देती है और खून में यूरिया का स्तर खतरनाक रूप से बढ़ने लगता है। एक और आम समस्या है पथरी या रीनल कैल्कुलाई। ये तब होते हैं जब किडनी के अंदर ऑक्सीलेट जैसे लवणों के कड़े क्रिस्टल या पत्थर बन जाते हैं। इसके अलावा ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस नाम की एक बीमारी होती है जिसमें किडनी के उन सूक्ष्म छलनियों यानी ग्लोमेरुलस में सूजन आ जाती है। जब किसी व्यक्ति की किडनी पूरी तरह से काम करना बंद कर देती है तो चिकित्सा विज्ञान के पास एक कृत्रिम तरीका होता है जिसे रक्त अपोहन या हीमोडायलिसिस कहते हैं। नोट्स में इसकी प्रक्रिया बहुत अच्छी तरह समझाई गई है। इसमें मरीज की धमनी से खून निकाला जाता है। खून शरीर से बाहर आते ही जम न जाए, इसलिए उसमें हेपेरिन नाम का एक रसायन मिलाया जाता है जो खून को जमने से रोकता है। उसके बाद इस खून को डायलिसिस मशीन के अंदर भेजा जाता है जिसमें सेलोफेन से बनी नलियां होती हैं। इन नलियों के बाहर एक खास तरह का तरल पदार्थ भरा होता है जिसे अपोहन द्रव कहते हैं। इस द्रव में यूरिया या अन्य नाइट्रोजनिक कचरा नहीं होता। साधारण विसरण के नियम से खून में मौजूद सारा यूरिया और कचरा रिसकर उस बाहरी तरल में चला जाता है। जब खून साफ हो जाता है तो उसमें एंटी हेपेरिन डालकर वापस शिराओं के जरिए मरीज के शरीर में भेज दिया जाता है।
डायलिसिस एक जीवन रक्षक उपाय है, लेकिन अगर किडनी का काम पूरी तरह से ठप हो चुका है तो सबसे कारगर और अंतिम उपाय वृक्क प्रत्यारोपण या किडनी ट्रांसप्लांट ही होता है। इसमें एक स्वस्थ इंसान की किडनी मरीज के शरीर में लगाई जाती है। यहाँ ये सलाह दी जाती है कि किडनी देने वाला कोई करीबी रिश्तेदार ही हो, ताकि मरीज का प्रतिरक्षा तंत्र उस नई किडनी को बाहरी वस्तु समझकर खारिज ना कर दे। स्रोतों में एक आखिरी बात जो बहुत ही रोचक है वो ये है कि हमारे मूत्र की जांच से शरीर की अन्य बीमारियों का भी पर्दाफाश हो सकता है। जैसे अगर किसी व्यक्ति के मूत्र में ग्लूकोज पाया जाता है, जिसे ग्लाइकोसूरिया कहते हैं, और साथ ही कीटोन बॉडीज भी मिलती हैं, जिसे कीटोन्यूरिया कहते हैं, तो ये इस बात का पक्का सबूत है कि वो व्यक्ति मधुमेह यानी डायबिटीज मेलिटस का शिकार है। ये दिखाता है कि शरीर का हर एक हिस्सा आपस में कितनी गहराई से जुड़ा हुआ है। एकदम सही। तो आज हमने अमोनिया की उत्पत्ति से लेकर डायलिसिस की मशीन तक के पूरे सफर को बहुत ही बारीकी से समझा। हमने देखा कि कैसे ये पूरी प्रणाली जीवन को संभव बनाती है और हमारे शरीर के संतुलन को बनाए रखती है। इस पूरे तंत्र को इतने विस्तार से समझने के बाद एक विचार दिमाग में लगातार घूमता रहता है। जरा सोचिए, हमारी किडनी हर मिनट 12। दोस्तों, हमारे पास एनसीईआरटी की साइंस की नोट्स क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक पूरी तरह उपलब्ध है। आप इन सभी पीडीएफ नोट्स का प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं और यह सभी सामग्री बहुत ही कम कीमत में प्रदान की जा रही है। आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि लगभग सभी प्रतियोगी और स्कूल स्तर की परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न एनसीईआरटी से ही आते हैं, इसलिए यह सामग्री आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होगी। अगर आप ये एनसीईआरटी साइंस पीडीएफ लेना चाहते हैं तो अभी हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें। व्हाट्सएप नंबर 7739541921। आपकी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए हम हमेशा आपके साथ हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे जरूर सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक अवश्य दें।